आप सभी को नमस्कार। मैं गृजेश गुप्ता, आई एम सेलेक्टेड इन यूपी पीसीएस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ यूपी पीसीएस 2023 जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका सबसे पहले क्वेश्चन पे हमको डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। यदि आप सभी को ठीक लगेगा तो आगे नेक्स्ट हम 1 to 1 सारे क्वेश्चंस 6 पेपर का डिस्कस करेंगे। खासकर हमारा प्रयास होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करें उस पे बातचीत करें कि हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, प्लस साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन का वे क्या होना चाहिए। बिकॉज़ मेरा ये मानना है, मैंने अभी तक 4 यूपीएससी मेंस, 2 पीसीएस मेंस लिखा है, 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं आईएएस पीसीएस के। तो जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक कि हमारा कंटेंट क्या है, इससे इतना ही इम्पोर्टेंट या इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसका प्रेजेंटेशन किस वे में हो। तो हम सभी इस चीज़ को देखेंगे। ये पहला जीएस फर्स्ट पेपर है यूपी पीसीएस का। ये हम इसमें पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्या इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं इसके ग्राफिंग पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन से है कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। 8 मार्क्स का है। तो हम सभी जानते हैं वैदिक साहित्य क्या है। तो इसको इंट्रो जो बहुत ब्रीफ में देना है, 3 से 4 लाइन आप सभी दे सकते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल था, बेसिकली वैदिक काल कहा गया, जिसको टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि 1500 लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। और इसे बेसिकली श्रुति साहित्य के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये परंपरा के अनुसार एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अनुसार जो गुरु मुनि ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ज्ञान को ट्रांसफ़र करते थे दूसरे में। तो इसी तरीके से ये सुनने के आधार पे चली आ रही थी, तो इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। तो हम इसको पार्ट वाइज देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली वेद कितने, 4 वेद थे आप सभी एज यू नो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसको हम 2 पार्ट में देखते हैं, ऋग्वैदिक, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और जब इसमें वेदों को भी अन्य अन्य साहित्य के प्रकार से हम जब देखेंगे तो उसको हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और साहित्य, इन चारों चीज़ों में देखते हैं। लेकिन इसके अलावे भी वेदांग हैं और उपवेद है, बहुत सारे साहित्य हैं। तो आपको बेसिकली इसमें केवल परिचय देना है। तो परिचय में आप जितना ब्रीफ में इंट्रो के बाद फ्रेमिंग के माध्यम से देंगे, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा कंक्रीट चीज़ें आ पाएंगी। आप जब ये वेदांग बताएंगे तो वेदांग में भी पता है आपको, इसमें 6 चीज़ें थी: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। इसी प्रकार जब आप ब्राह्मण बताएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये कर्मकांड आधारित था। आरण्यक था तो उसमें आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन पर बल दिया गया है। जो लास्ट में आया हमारा उपनिषद, जिसमें तार्किक चिंतन, साइंटिफिक जो है कि चिंतन को प्रमोट किया गया। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं को भी काफ़ी अच्छा स्थान दिया गया था, कि जैसे कई विदुषी महिलाएं भी थी इसमें जिन्होंने कई सारे साहित्य की रचनाएं की थी, जैसे अपाला, कोसामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी आदि। और जब हम इसकी विशेषताओं पे जब जाएंगे तो बहुत, चूँकि स्कोप है नहीं, 8 मार्क्स का है, तो हमें कंक्रीट में छोटे छोटी चीज़ों में पॉइंट वाइज करके लिखना होगा। जब हम विशेषताओं के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो कुछ विशेषताएं जो बहुत कॉमन है उसे हम देख सकते हैं। जैसे इसमें जन्म और मृत्यु, ये दोनों चक्रों पर बल दिया गया था। और साथ ही इस साहित्य में दया, उदारता, आत्मसंयम, इसके साथ साथ कर्म के मूल्यों की भी प्रशंसा की गई थी। और इसमें पर्यावरण जागरूकता की बात की गई थी, क्योंकि वैदिक साहित्य में हमें मिलता है कि पर्यावरण सभी जीवित प्राणियों के लिए है। इसका मतलब है कहीं न कहीं हमें प्राणी मात्र के प्रति करुणा एवं कल्याण की भावना इसमें निहित है। इसमें महिलाओं को स्थान दिया गया, हमने पहले ही जिक्र किया। कई विदुषी महिलाओं को भी साहित्य लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है इसमें। और रही सबसे बात, ये तो सभी लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे जैसी जिसकी जानकारी होगी। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा वो पाएंगे स्टूडेंट्स जो इसमें कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं। जैसे इनोवेशंस क्या है, देखिए यहाँ पर आप यूनेस्को लिस्ट की चर्चा कर सकते हैं। यूनेस्को ने भी वैदिक लिटरेचर को अपने, जो उनका इंटरनेशनल जो लिटरेचर है उसमें साहित्य को स्थान दिया है, वैदिक साहित्य को। ये हमारा कुछ इनोवेशन, यूनिक को, आंसर को यूनिक बनाएगा। दूसरी चीज़ है, इसमें आधुनिक भारत में जो हमारे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हुआ है, कहीं न कहीं उसका प्रेरणा स्रोत भी वैदिक साहित्य रहा है।
और इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है 2023, उसकी बुकलेट आप सभी ने यदि ध्यान दिया होगा, उसके बुकलेट में वैदिक लिटरेचर को भी स्थान दिया गया है। ये दिखाता है कि वैदिक लिटरेचर न सिर्फ अपने प्राचीन काल में इम्पोर्टेंट था, साथ ही साथ आज भी वैश्विक जगत के सामने भी एक रिलेवेंस अपनी साबित करता है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो जो उपनिषद है, लास्ट पार्ट इसका उपनिषद है, जो तार्किक चिंतन की बात है, उपनिषद से महात्मा गांधी, अंबेडकर, बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ रही हैं जो उससे प्रेरणा लेकर हमारे भारत के नवनिर्माण में उसको आगे लेकर चले हैं, और ये अपने आप में उसकी महत्ता को साबित करता है। यद्यपि उत्तर वैदिक काल आते आते कुछ रूढ़ियाँ भी इसमें प्रवेश की, जैसे कर्म आधारित व्यवस्था जो है, जाति आधारित व्यवस्था में कई बार बदलते हुए दिखाई दी। लेकिन जब हम इसे व्यापक रूप में देखते हैं तो कहीं न कहीं वैदिक साहित्य न सिर्फ हमारे धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, बल्कि आज भी हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में जो हैं उसमें भी सांस्कृतिक चिंतन और इस प्रकार से जो भी एक पॉइंट्स दिए गए हैं, वहाँ पर हम उसका जिक्र कर सकते हैं कि कैसे हमारे संविधान में भी वैदिक साहित्य को स्थान दिया गया है। उससे प्रेरणा लेकर हम एक नव भारत के निर्माण हेतु आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से यदि हम उसको क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।